नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आज के इस कीमती इजलास में मेरे साथ स्टेज पर विराजमान बड़ी शख्सियत, मैं भाई को पहली मर्तबा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुत खुशी हुई। बहुत कीमती बातों से नवाजा गया। अभी जय भाई को सुनना बाकी, लेकिन आज एक और भी समारंभ है, इसलिए अभी नंबर तो उनका था, लेकिन मैंने दरखास्त करके हजरत का नंबर छीन लिया। मैं मानता हूं कि वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि ऐसी छोटी बातों को बुरा नहीं माने। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अभी बैंक भाई ने दो चीजों की तरफ बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई। नंबर एक कि ये देश जो आजाद हुआ, इसकी आजादी में हर एक का खून मिला हुआ है। सभी लोगों ने मिलकर इस देश की आजादी में हिस्सा लिया है और कुर्बानियां दी। अगर महात्मा गांधी जी को हम याद करें तो हम मौलाना जौहर को भूल नहीं सकते। और अगर हम जवाहरलाल नेहरू को याद करें तो हम मौलाना आजाद को भूल नहीं सकते। असल में बात यह है, देश की आजादी के बाद यहां के जनरेशन को क्या विचारधारा देनी है, इनको एजुकेशन के कौन से पंथ पर ले जाना है,
इनको कौन सा ज्ञान मिलना चाहिए? ये बात तो तय है कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाए। बस के मुश्किल है हर एक काम का आसान होना, और आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। तो ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो एक इंसान को अच्छा, देश प्रेमी, घर का, देश का वफादार बनाए। उसके अंदर वो उमंग पैदा करे जो उमंग मौलाना आजाद में थी। मैं आपको इस मौके पर बताना चाहता हूं, गांधी जी को हम महात्मा कहते हैं। आप जानते हैं सबसे पहले महात्मा का लक़ब किसने दिलवाया? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा कि आप गांधी नहीं, आप महात्मा गांधी। तो एजुकेशन का मर्म यह है कि इंसान अच्छा इंसान बने, उसके अंदर मैनर्स आ जाएंगे। और ये स्कूलों में यही चीजें सिखाई जाती हैं और हमारे मदरसों में यही चीज सिखाई जाती है। मेरे राइट हैंड पर बच्चियां बैठी हैं, मेरे लेफ्ट हैंड पर भी मेरी प्यारी बेटियां बैठी हैं और बीच में बच्चे बैठे हैं। इतना सर्दी का मौसम है, प्रोग्राम का काफी अरसा गुजर गया है, लेकिन मैं यहां के शिक्षकों को सलाम करना चाहता हूं कि उन्होंने क्या मैनर्स इनको सिखाए कि ये हिलती भी नहीं है। इन्होंने साबित किया है कि ये ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहां इनको पढ़ना चाहिए। ये बच्चियों में और ये बच्चों में टैलेंट्स हैं, इनमें क्वालिटीज हैं। वो क्वालिटीज को ग्रो करना है, उसको प्रोत्साहित करना है, उसको बढ़ाना है। इसलिए आप ताली बजाएंगे इस बात पर कि आज जिन बच्चों ने और बच्चियों ने स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, या एजुकेशन में या खेल में, खेल में भी मैनर्स की जरूरत है, एजुकेशन में भी मैनर्स की जरूरत है। खेल इसीलिए खेला जाता है कि इंसान इंसान बन जाए, उसके अंदर हार बर्दाश्त करने की हिम्मत आ जाए। आउट होके चला जाए तो बर्दाश्त कर जाए, उसको बल्ला पटकने की जरूरत ना पड़े। आज मैं आपको कुछ ऐसे नाम देश प्रेमियों के सुनाना चाहता हूं जिनके नाम आपने सुने भी नहीं होंगे, खासतौर से मेरे बच्चों ने नहीं सुने होंगे।
1803 में अंग्रेजों ने ऐलान किया, इंग्लिश लोगों ने ऐलान किया, ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है। 1803 में यह अनाउंसमेंट आया कि देश अल्लाह का है, शासन बादशाह का है और हुकुम ईस्ट इंडिया कंपनी का है। जब यह ऐलान किया, दिल्ली के एक मदरसे में एक अल्लाह वाला बैठा था, उसका नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। उन्होंने जैसे ही ये अनाउंसमेंट सुना, उन्होंने कहा, आज से हमारा देश गुलाम हो गया। गुलामी कलंक, अब इस कलंक को मिटाने के लिए हमें खून की नदी बहानी पड़ेगी और जिहाद करना पड़ेगा। इसका नाम जिहाद है, देश को आजाद करना। उसके लिए जो खून बहाया गया उसका नाम जिहाद कहलाया। लोग डरते हैं लफ्ज जिहाद के इस्तेमाल करने से, इसका मीनिंग मालूम नहीं क्या ले लिया जाए। अपने कर्तव्य के लिए जान का बलिदान दे देना जिहाद। मैंने आपको 1803 की बात कही। देश की हिफाजत और अंग्रेजों से टक्कर लेने का जज्बा, इसका दूसरा नाम टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान के बाप नवाब हैदर अली खान थे। उन्होंने बेटे को बचपन में कांटों पर चलाया तो मां रोती थी, मेरे बेटे को फूल पर चलाते मैं शहजादी हूं, मेरा बेटा शहजादा है। नवाब हैदर अली खान ने कहा था, आने वाला अंग्रेज तेरे बेटे को फूल पर नहीं चलाएगा, वो कांटों पर चलाने वाला है। इसलिए अभी इसको कांटे पर चलने की प्रैक्टिस दे रहा हूं कि देश को आजाद कराने के लिए खून की नदियां बहाने का इसमें जज्बा पैदा हो जाए। 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हुए। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान का खून ठंडा न हो जाए, वहां तक उनकी लाश के करीब जाना भी मुनासिब नहीं समझा था। देश का इतिहास थोड़ा सा बदला जा रहा है। जैसे अभी मयंक भाई ने कहा, यहां ये जातिवाद नहीं होना चाहिए कि वो लड़ा ये नहीं लड़ा, वो लड़ा ये नहीं लड़ा। यहां सब लड़े हैं देश को आजाद कराने के लिए। और आजादी क्या है, सबसे पहले ये समझाने वाला मुसलमान था। उसने देशवासियों को समझाया कि आजादी क्या होती है और गुलामी क्या होती है। खाली खाना पीना, आजादी से घूमना, इसका नाम आजादी नहीं है। आजादी दिल और दिमाग की होनी। मैं तो कहता हूं अभी भी हम लोग कहां आजाद हैं।
अंग्रेज चला गया लेकिन अपना कल्चर हमको दे गया। हमें तो अपना कल्चर, धोती, टोपी, कुर्ता पैजामा वो लेकर नहीं गया, हमको इसकी नशरो इशाअत पूरी दुनिया में करनी है। तो 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत, अंग्रेजों ने कहा आज से हिंदुस्तान हमारा है। जानते हैं आजादी की लड़ाई कहां से शुरू हुई? आजादी की लड़ाई 1830 से शुरू हुई। इसका शहसवार कौन था? सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह। बैंक भाई, सैयद अहमद शहीद शाह वलीउल्लाह के खानदान से मौलाना इस्माइल शहीद राणा रंजीत सिंह के खिलाफ लड़े और उस वक्त मुसलमानों को बहुत ज्यादा तकलीफ थी। उन्होंने शहीद होकर मुसलमानों को उनका हक दिलवाने की कोशिश की। ये नुक्ता आगाज है आजादी का। वो तो हार गए, बालाकोट में शहीद हो गए, खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने अपने पीछे अपने शिष्य छोड़े जो देश में फैल गए। इस देश की आजादी के लिए देश के बहुत बड़े आलिम मौलाना फजल हक खैराबादी माल्टा की जेल में गए, समंदर पार गए और वो जिसके सामने लोग फूल बिछाया करते थे, उसने इस देश की आजादी के लिए अपने सर पर नापाकियों का और गंदगियों का टोकरा उठाया। तब जाकर ये देश आजाद हुआ है। आदमी बनता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। आदमी बनता है इंसान ठोकरें खाने के बाद और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। अंग्रेजों का जुल्म देखा जय भाई। दुनिया में अल्लाह ताला का निजाम है, मुसलमान हो या कोई और मजहब से ताल्लुक रखता हो, लेकिन जब वो जुल्म का शिकार हो जाता है और भगवान के सामने हाथ फैलाता है, तो भगवान ये नहीं देखता कि ये मुसलमान है, कि ये दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता है, ये मजलूम है और इसकी आंख को आसमानों पर जाना चाहिए। 1857 में उसका नाम अंग्रेजों ने बलवा रख दिया, हालांकि आजादी की पहली जंग है 1857, आजादी की पहली जंग। और मैं भूल जाऊंगा, देश आजाद हुआ तो सबसे पहले फिक्र की गई एजुकेशन। जैसे कि मयंक भाई ने कहा कि जितने भी बिगाड़ा जाए उसको हल करने का रास्ता ही ज्ञान है, उसका सॉल्यूशन ही इल्म है। हमारे नबी पर पहली आयतें उतरी, उसमें इल्म की इंपॉर्टेंस को बताया गया है, उसके महत्व को उजागर किया गया है। आज हमारे पास इल्म के नाम पर कितना लिटरेचर है।
स्पेन में हमारे कुतुब खाने, अभी आपने कहा था, होटलें बढ़ रही हैं, खाने बढ़ रहे हैं, गाड़ियां बढ़ रही हैं, लेकिन एजुकेशन नहीं बढ़ रहा है। पेट आगे बढ़ रहा है, दिमाग पीछे जा रहा है। पुस्तकालय कम हो गए। हमारे पुस्तकालय इतने थे कि उनको तोड़कर समंदर में डाला गया, तो समंदर के अंदर एक इतना बड़ा पुल बना, 4 बड़ी बड़ी ट्रकें एक साथ उसके ऊपर से जा सके। और उसकी जो रोशनाई थी, इंक थी, वो जब पिघलना शुरू हुई तो समंदर 2 महीने तक ब्लैक रहा। इससे लिटरेचर कितना, लेकिन लिटरेचर को तो खानों में कोई काम का नहीं, जब तक वो लिटरेचर आपके सामने ना हो, आप उसको अमली ना बनाएं। आपके पास बेहतरीन दवाई पैक बॉटल है आपके पास, आप बीमार हैं, पैक बॉटल लोगों को बता दें कि मेरे पास इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास ऐसी वैल्यूएबल मेडिसिन है, लेकिन तू कितना बदनसीब है कि खोलकर अपनी बीमारी का इलाज नहीं करता। असल तो इलाज करना है ना। सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर और देश में एजुकेशन की प्रथा क्या हो, इसका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए कोई और नहीं आया, हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद को यह जिम्मेदारी दी। अरे मुसलमानों, एजुकेशन में आगे बढ़ो, पढ़ो, तरक्की करो, कदम बढ़ाओ, तरक्की करो जरूर, लेकिन रहे रसूल के कदमों पे सर खुदा के लिए। 1857 में बहादुर शाह जफर गिरफ्तार हो गए और लाल किले पर यूनियन जैक लहराया। बहादुर शाह जफर को रंगून ले जाया गया। वो बहुत अच्छे शायर भी थे। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। इस देश के लिए परदेश में जाकर मर गए। वो लड़ाई नाकाम हुई, लेकिन वहां से जंग आजादी का आगाज हुआ। नाम सुना दूं, मयंक भाई बुरा नहीं मानेंगे। मौलाना गंगोही कैद खाने में गए। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कैद खाने में गए। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी सब जंग आजादी के मुजाहिद हैं। इन्होंने बागडोर संभाली और देश की आजादी की ताकबेल डाली। वहां से लोगों को बेदार किया। 1900 से यह मुहिम ज्यादा तेज हो गई। गुजरात के मुसलमान व्यापारियों ने, मैं कहता हूं गुजरात का बहुत बड़ा आजादी के अंदर किरदार रहा है। सबसे बड़ा किरदार तो यह है कि महात्मा गांधी जी खुद जो है गुजरात से हैं, फिर सरदार वल्लभ भाई गुजरात से हैं। इन हजरात ने कुर्बानियां दी, सैक्रिफाइस किया।
1900 से लेकर 1947 तक यह सिलसिला चलता रहा, जिसके अंदर तकरीबन स्कॉलर्स, इस्लामी स्कॉलर्स 20,000 सूलियों के ऊपर लटकाए गए। कई कई साल तक जेल खानों में रहे। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा, आजादी का सरखेल है और आजादी में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। उनके शागिर्द थे हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कराची में एक स्टेज पर खड़े होकर एक फतवा सुनाया। फतवा यह था कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना हराम है और उनके साथ लड़ना जरूरी है। उनको कैद किया गया, कोर्ट में पेश किया गया। जज ने कहा, तुमको मालूम है तुम्हारी इस गद्दारी का अंजाम क्या होगा? जवाब दिया कि इसका अंजाम फांसी होगा, इसका अंजाम गोलियां होगा। तो मेरा सीना गोलियों के लिए तैयार है। अगर देश को आजादी मिलती है तो मैं गोलियां खाने के लिए तैयार हूं। अगर इसका नाम कि देश आजाद करना है, सैक्रिफाइस करना है, कुर्बानियां देना है, तो मैं जो कुर्बानियां देनी होंगी वो देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर तुम्हारे साथ लड़कर देश की आजादी का नाम गद्दारी है तो मैं देश का सबसे पहला गद्दार हूं। अब जब आजादी मिल गई तो मुसलमानों ने क्या किया? कोई कुर्सी मांगी, कोई ओहदा मांगा? नहीं, बल्कि मौलाना मदनी ने कहा कि 1862 में देश को आजाद कराने के लिए दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली गई थी। उस वक्त भी मदरसों का किरदार था बच्चों को पढ़ाना, देश की सेवा में और समाज की सेवा में लगाना, अच्छे इंसान बनाना, आतंकवाद को खत्म करना। वही किरदार आज भी। अगर देश में आवाज लग जाए कि हमें वीरों की जरूरत है, हमें देश के लिए कुर्बानी देने वाले जियालों की जरूरत है, तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले कोई कुर्बानी देने के लिए आगे आएगा तो वो मदरसे का आलिम और तालिब इल्म होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, देश के लिए जब जब जरूरत पड़ी है कुर्बानियां दी हैं और आइंदा भी जरूरत पड़ेगी। सबके साथ मिलकर जितना दूसरे लोग कुर्बानी देंगे उससे ज्यादा हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और देश की आजादी के लिए गले कटवाने के लिए तैयार हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई देश पर एहसान नहीं करेंगे, बल्कि अपने कर्तव्य का हम पालन करेंगे। हम देश की सेवा करेंगे, इंसानियत की खिदमत करना और दर्दमंदों के दर्द में साथ देना, यह हमारे नबी का पैगाम है। इस पैगाम पर अमल करना यही हमारा फर्ज है और यही आजादी का बहुत बड़ा सबक है। मेरे बच्चों, बगैर किसी इम्तियाज के ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, आज अवार्ड दिए गए,
और उनकी थपथपाई गई। नौजवान बच्चों, बच्चियों, आपको अपने बुजुर्गों का सबक नहीं भूलना है, उसको याद रखना है और आइंदा के लिए अपना फ्यूचर तय करना है, और वो भी इल्म की रोशनी में तय करना है, एजुकेशन की रोशनी में तय करना है, अच्छे इंसान बनना है। अल्लाह ताला स्कूल को तरक्की अता फरमाए। मैं तो इस लायक नहीं, मैं तो मदरसे में पढ़ाता हूँ, 2-4 किताबें पढ़ी हैं मैंने, मुझे ज्यादा कुछ एजुकेशन भी हासिल नहीं है, लेकिन हमारे मोहम्मद सर जो हैं वो एक अरसे से कहते थे कि आजादी का जो फंक्शन हमारा होता है प्रजासत्ताक दिन का, उसमें तू आए और चंद मिनटों के लिए कुछ बात करे तो अच्छा रहेगा। एक अरसे से मैं तमन्ना करता था कि मोहब्बत भाई के इस आर्डर को पूरा कर दूं, लेकिन मौका नहीं मिलता था। आज इन 2 प्रोफेसर हजरात के सामने मुझे जो है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ये हजरात प्रोफेसर हैं, बड़े लोग हैं, इनके सामने मैं क्या बोल सकता हूँ। लिहाजा मैं इन बुजुर्गों से, उलमा से माफी के साथ, आज की आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा और उन्होंने क्या किया, ये मुस्लिम बच्चों को भी बताना चाहता हूँ, और दूसरे बच्चे जो बैठे हैं जो शायद नाम भी नहीं जानते होंगे। हमारी कमजोरियों में एक कमजोरी ये है कि इतिहास हम भूल गए, हमें इतिहास भुला दिया जा रहा है। लिहाजा हम अपने असली इतिहास को याद करें, अपनी तारीख पर नजर रखें और अपने फ्यूचर को बनाएं, अपनी जिंदगी को बनाएं। हमारे देश को डॉक्टर्स की जरूरत है, हमारे देश को अच्छे संस्कारी लोगों की जरूरत है, अच्छे उलमा की। मयंक भाई ने कहा एजुकेशन में बड़े बड़े उलमा की जरूरत है, देश को संपन्न करने में और इसको अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा करने में और इसको प्रगति के अग्रसर पंथों पर लाने में आप तमाम का योगदान रहेगा। इसी के साथ मैं आपकी बात को खत्म करना चाहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भारत पाइंदाबाद।